गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 14 कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। इसमें हमारे देखो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर, इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर लेजिस्लेशंस, बेनिफिट्स ऑफ ड्राइवर्स ऑफ सीएसआर, एथिक्स एंड कंटेक्स्ट्स हो गए हमारे, एथिकल व्यूज़ एंड थ्योरीज हो गई, केस स्टडी हो गई। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस सब्जेक्ट में आता ही है, केस स्टडी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने पीडीएफ आप लोगों के लिए ताकि इजी लैंग्वेज में समझ आ सके ये बनाई है। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा कि भाई इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये सीएसआर। ये देखो फर्स्ट क्या है सीएसआर, इवोल्यूशन क्या है सीएसआर का, इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको मेन लिखना है मैं आपको वो बता देती हूँ। कॉरपोरेट और बिजनेस जो हमारे होते हैं इंडिया में, तो इसमें क्या नीड है कंट्री में इन ऑर्डर टू ग्रो इट्स इकोनॉमी को ग्रो करना, विच विल अल्टीमेटली हेल्प द कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट जो मैं बोल रही हूँ हिंदी में उसको अच्छे से समझना है, इसमें से इंग्लिश पढ़नी है एंड देन एज इट इज़, मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वे में समझने का एक तरीका है, ठीक है। व्हेन वी थिंक ऑफ अ बिजनेस, जब हम बिजनेस कॉरपोरेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है, मेन एम? क्या अर्न करो प्रॉफिट, मतलब इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट के साथ साथ हम क्या करें, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे। और दूसरा क्या मोटिव होता है कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो सोसाइटी को हार्म नहीं करेगा, ग्रीन एनवायरनमेंट रखेगा, कोई भी हजार्डियस वेस्ट यूज़ नहीं करेगा, कोई भी केमिकल्स का डिस्पोज नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आप अपने उसमें यूज़ करेंगे पेपर में। आपको पेपर में इस तरह से ऐसे डायग्राम बनाना है जिसमें आप अट्रैक्टिव में यहाँ पे लिखेंगे सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दीजिए या ऑब्लिगेशंस। एक पार्ट में लिखिए कि आपको जैसे हजार्डियस वेस्ट को से नो टू hazardous waste. Second, no disposal of chemicals, acidic chemicals to protect the, किस किस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मैरीन वाटर में हमारे रहते हैं फिशेस, कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स, उनको बचाने के लिए, ठीक है। थर्ड हमारा हो गया इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, बाय नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट और सोसाइटी, एक ये लिख देंगे। और दूसरा क्या लिखेंगे कि आपकी एक ऑब्लिगेशन भी होती है ना कि आपको अपनी पॉलिसीज़ को सस्टेन रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, अपनी पॉलिसीज़ को बार बार डाउनग्रेड अपग्रेड ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ताकि कस्टमर्स सेटिस्फाई हों, आपके जो उनकी नीड्स वांट्स हैं आप उनकी अच्छे से प्रमोशन मार्केटिंग करके अपने कस्टमर्स को, अपने टारगेट कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और रिटेन करें। मेंटेन लॉयल, जो मेंटेन करते हैं लॉयल रिलेशंस, उनके लिए ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, इतना समझ आ गया, इतना तो आप खुद लिख ही लेंगे। नेक्स्ट है बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू सर्व सोसाइटी। ऑब्वियसली उनको सोसाइटी से तो कुछ नहीं चाहिए, जस्ट वो ये चाहते हैं कि हाँ आप सोसाइटी के अगर आप हैं और आपके सामने अगर कोई जैसे शॉप होती है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा शॉपकीपर आपसे कि आप उससे सामान लें, ठीक है। तो बाकी तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है द लॉजिक बिहाइंड मेकिंग बिजनेस सर्व द सोसाइटी विदाउट एनी बेनिफिट इन दैट बिजनेस यूज द सोशल एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू गेन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ देयर मनी एंड टू गेट हायर रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे रिटर्न आएंगे, उसे प्रॉफिट होगा, वो आगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट की सोचेगा, आगे अपने कस्टमर्स को क्या देगा, डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या होगा, उसके बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा और उसके रिलेशंस रिटेन होंगे, लॉयल्टी रिलेशंस होंगे, कमिटमेंट अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि
without the benefit is that the business use the social as well as natural resources in order to gain optimum utilization of their money and return on investment. best line जो आप कहीं भी use कर सकते हैं. next है hence the business should be more obliged to give something in return to the society without expecting any profit or benefit. the obligation of corporate to do something in favor of society at a large without any benefit in return is known as social corporate social responsibility. अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम से आपको समझ आएगा कि इसके फेजेस क्या हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ है इवेल्युएशन. बहुत इजी वे में मैंने इसको डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया है. सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो हमारी लास्ट लाइन बची है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस होती है ऑल ओवर द ग्लोब एज वॉलेंट्री एक्टिविटी इन विच द कंपनीज वर्क फॉर सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी प्रॉफिट इन रिटर्न. सोसाइटी कोई भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करती कि अगर कंपनी का काम बढ़ेगा या घटेगा तो उसको कुछ भी बेनिफिट होगा. नो, नॉट एट ऑल. बस वो ये एक्सपेक्ट करती है कि कोई भी उनको एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, सस्टेनेबल रिसोर्सेज रहने दे, कोई भी ओवर यूज ना करे अपने नेचुरल रिसोर्सेज का. दैट इज द ओनली एक्सटेंट दैट सोसाइटी बॉदर. ओके. Next, the act are done for the benefit of the society to help not only the society but also work in favor of the company's goodwill. ताकि कंपनी की गुडविल बढ़ेगी ना. जब कंपनी की गुडविल बढ़ेगी तो क्या होगा, उसको लॉयल्टी कस्टमर्स मिलेंगे, मतलब कि जो लॉयल उसके ब्रांड पे लॉयल होंगे, जो हमेशा उसी को खरीदेंगे. जैसे ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं कौन से बिकते हैं, गोदरेज हो गए, सोनी हो गए, या फिर जो भी अच्छी कंपनीज LG हो गए, इन सब के बिकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब इवोल्यूशन जब आप ये सारा लिख देंगे कि कंट्री में ये होता है, ऐसे ऐसे हमारा आया, इसका ये मकसद था आने का, तो अब उसके बाद CSR का आप एक डायग्राम के साथ इसको रिप्रेजेंट करना. कैसे, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस टीचिंग. मतलब 1920 से 1950 में आप क्या सोचते हैं, ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं था, तो सबके सब ना धार्मिक लोग थे. कौन थे, धार्मिक लोग थे. ये रो है. ठीक है, धार्मिक लोग थे. कम्युनिटेरियन लाइफस्टाइल. कम्युनिटी मतलब समुदाय के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते थे. सॉरी. आजकल क्या होता है कि सारे लोग इंडिविजुअली रहना पसंद करते हैं. इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच चल रही है. पहले क्या था, कम्युनिटेरियन लाइफस्टाइल. सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कॉरपोरेट बॉडीज. ये हमारे 19, कोई भी 1-2 पॉइंट उठा लेना और उसको लिख देना 1920 to 1950. ठीक. नेक्स्ट, रेप्यूटेशन और इमेज क्रिएशन, लेजिटिमेसी and urgency of stakeholder claims, stakeholder engagement and management, internal and external stakeholder rights. That is 1960 to 1970s. Next, regulated CSR practices, corporate citizenship, CSR disclosure and assessment, ethical consumerism, consumer protection rules, legislation and codification of the rules on CSR, regulations on patent rights and fair market practices 1980 to 1990. कोई भी any 3, any 2 or 4 points you can write it down on your copies and it will help you to understand the evolution of CSR practices. Next, instrumental यानी कि strategic CSR, social responsible investment, CSR and sustainable development, internationalization and CSR standards. सबसे पहली बात, CSR की क्या मेन ऑब्लिगेशन है वो मैं ऊपर पैराग्राफ में आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. International NGOs and academic centers for advances in CSR and sustainable development. Annual CSR index जो कि क्या होता है, हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट जो होता है हमारा इंडेक्स, वो हो गए जॉन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 1990 से 2000. ठीक. अब नाउ वी फर्दर एक्सटेंड टू डेफिनेशन ऑफ CSR. What is the definition of CSR? Corporate social responsibility is the continuing commitment by the business to behave ethically. You should behave in an ethical way, not to harm any other,
not to disturb any other in any life, okay, and to contribute to economic development. contribute किस पे करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जब हम इम्प्रूव कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्क फोर्स और उनकी फैमिलीज एज वेल एज द लोकल कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये किसने दी है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, इनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही इजी वे में एक डेफिनेशन है। कैसे याद करेंगे? CSR एक कॉन्टिन्यूइंग कमिटमेंट, इसको 2 वर्ड्स में हम सेपरेट करेंगे। कॉन्टिन्यूइंग कमिटमेंट ऐसे याद हो जाएगा CC, ठीक है। बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली, बिहेव करना एथिकल और कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्क फोर्स एंड देयर फैमिलीज एज वेल एज लोकल कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। जब आप लार्ज की बात कर रहे हो तो फैमिली, वर्क फोर्स, लोकल कम्युनिटी, सोसाइटी सब आएंगे, ठीक है। अब देखो फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट फिलैंथ्रोपिक, नेक्स्ट एथिकल, नेक्स्ट लीगल, नेक्स्ट इकोनॉमिक। These are the responsibilities of CSR. You can show it in a diagram. Okay. Next एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप देख सकते हैं इजी वे में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये भी बिल्कुल सेम है, ये मैंने पता नहीं 2 बार क्यों लिखा है। नेक्स्ट है अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको ये समझ आना चाहिए CSR में क्या क्या है। ये इसमें चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजी वे में इसको ना, ये CSR चैप्टर ऐसा है, अगर आपका ये आ जाए ना कि मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन क्या है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ 1960 से लेके, नहीं 50s से लेके 2000 तक, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये इवोल्यूशन ऑफ CSR लेजिस्लेशन। इसमें कौन कौन से हैं? इशुएंस ऑफ CSR वॉलेंटरी गाइडलाइंस, लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फिलैंथ्रोपिक सोशल एक्टिविटीज़, ह्यूमन राइट्स, एथिकल फंक्शनिंग, वर्कर राइट, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन ऑफ स्टेक होल्डर राइट्स, ठीक है। तो इसमें देखो 9 प्रिंसिपल्स हैं। इसमें ये बोल सकते हैं कि 9 प्रिंसिपल कौन से हैं? नेशनल वॉलेंटरी गाइडलाइंस के। तो आप इनको पॉइंट बना के कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ऐसे पॉइंट बनाना और लिखना कि कंडक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट आप लिखेंगे सस्टेनेबल लाइफ साइकिल, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ ना तो आप साथ के साथ शॉर्ट वे में लिख लेना, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ ना, छोटा कम स्पेस है। नेक्स्ट आप लिखेंगे सपोर्ट इक्विटेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे जैसे कि रेस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ठीक है। प्रमोट, नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा प्रमोट वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ को करने की क्यों ज़रूरत होती है? हमारे एम्प्लॉयज़ क्या है? एक ह्यूमन एसेट है। या आप इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब लिख सकते हैं, एज वी नो दैट एम्प्लॉयज़ आर अ ह्यूमन एसेट ऑफ आवर इंडस्ट्री और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव देयर इंटरेस्ट, सेव देयर, कोई उनको दिक्कत ना हो, कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें, कोई भी उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, मेडिकल क्लेम्स उनको अच्छे से देना, ठीक है। ये सारी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स। हम अपने कस्टमर को वैल्यू देंगे एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में, ठीक है। ये समझ आ गया अच्छे से। अब हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी कैसे बनी है। तो कंपनीज टू विच सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ CSR कमिटी टू अंडरटेक एंड मॉनिटर CSR एक्टिविटीज। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 135। क्या कैसे एप्लीकेबल होता है 135 सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, इसको तो आप रट लो। कैसे रटोगे? ऐसे बताती हूँ अभी। नेक्स्ट है टर्न ओवर ऑफ ₹1000 एंड नेक्स्ट नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। सबसे पहले आप नेट वर्थ देखोगे 500 करोड़। सेकेंड पॉइंट है हमारा टर्न ओवर, क्या है? 1000 करोड़ का, ठीक। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट देखोगे, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 5 करोड़,
देखो पहले 5 आया, फिर मतलब 500 आया, फिर 1000 आया, फिर इनके ज़ीरो ही हट गए और फिर 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस तरह से इसको आप याद करेंगे। 1 मिनट, ठीक है, समझ आया? तो नेक्स्ट हमारा है, ये इतना समझ आया। नेक्स्ट है हमारा टाइम लिमिट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी। टाइम लिमिट क्या है? देयर इज नो टाइम लिमिट, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है CSR कमिटी का अंडर द एक्ट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी। एक बार अगर प्रोविजन सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का एप्लीकेबल हो गया कंपनी पे, तो CSR कमिटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वेसाइड प्रोविजंस। नेक्स्ट, टोटल मेंबर ऑफ CSR कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 or more director, out of which at least one director shall be an independent. Most important line in प्रैक्टिकल फेज ऑल्सो कि इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं एंड हमारा जिसमें से 1 जो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। असर्शन रीजनिंग में भी आ सकते हैं ये किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन फ्रॉम हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन CSR कमिटी। ऑल अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऑन विच द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट मैंडेटरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो कोई भी अगर अनलिस्टेड यानी कि उसकी कोई भी लिस्टमेंट नहीं है ना पब्लिक कंपनी की, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी नहीं होता, वो जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने से। ठीक है, पहले उसको लिस्ट होना पड़ेगा इंडियन पब्लिक कंपनीज की लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट, वेयर फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट। देखो लिस्टेड कंपनी को बहुत ज़रूरत होती है, अनलिस्टेड कंपनी में सेकेंड, यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ एनी ऑफ द पब्लिक कंपनीज। ठीक है, अब ये रूल बन गया है। नेक्स्ट, हाउएवर रूल 4 आया था कंपनीज अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर 2014 में कि फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट। कौन कौन सी? जिनकी पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ उससे ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज़्यादा है, जिसका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर और डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़ है। अंडरस्टैंड? क्लियर? नेक्स्ट, रिलैक्सेशन बताओ हैविंग 3 डायरेक्टर्स इन द CSR कमिटी। तो प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं जहाँ पे 2 डायरेक्टर होते हैं ऑन देयर बोर्ड आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड टू हैव 3 डायरेक्टर्स। ठीक है, जहाँ 2 डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड में, वहाँ 3 डायरेक्टर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं CSR कमिटी के लिए। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें 2 डायरेक्टर काफ़ी होते हैं, उसमें 3 डायरेक्टर रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे मिनिमम मेंबर्स 5 होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह नहीं, मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, इसी तरह हमारे मिनिमम डायरेक्टर्स भी 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। ओके, अब इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी में क्या होता है कि इसमें कम से कम 2 पर्सन चाहिए होते हैं, जिसमें एक स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 381D के तहत अनदर पर्सन आर नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। एक पर्सन तो हमें स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन इसके तहत अपॉइंट हुआ हुआ चाहिए और दूसरा पर्सन हमें कैसा चाहिए? फॉरेन कंपनी के द्वारा अपॉइंट हुआ हुआ चाहिए। ठीक है, ये सेक्शन के तहत। नेक्स्ट, CSR कमिटी मीटिंग। देखो ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसमें बोला है, देखो क्वेश्चन देखो ना आप यहाँ पे, जब आप यहाँ पे इंडेक्स में देखोगे कि CSR कमिटी के इन्होंने क्या पूछे हैं, कंटेक्स्ट लेजिस्लेशंस पूछे हैं ना, यहाँ पे नीचे मैंने सर्च किया था। देन वी शो दैट कि इसमें इन्होंने हमसे CSR की कमिटी, ये देखो ये पूछी थी, जिसमें इन्होंने थोड़ा कस्टमाइज वे में बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज लेके यूज़ किया। बाउंड टू क्लॉज आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट कमिटी 3 और मोर डायरेक्टर। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करके पूरा बता रही हूँ कि कैसे कंस्टिट्यूशन हुआ है, क्या क्या इनके टोटल मेंबर्स हैं CSR के, रिलैक्सेशन किन किन को मिला है, ताकि आपको कुछ भी याद आए ना तो आप वो सारा इसमें अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी हम पढ़ चुके। अब है हमारा CSR कमिटी। अब देखो नंबर ऑफ CSR कमिटी, लॉ साइलेंट है अगर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ CSR कमिटी मीटिंग्स इन अ ईयर।
but as per secretariat standard, one committee shall meet as often as necessary subject to minimum number and frequency stipulated by the board or prescribed by any law. लेकिन जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है ना हमारा 1, ये पूरा एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है जिसमें कमिटी मिलेंगी और ये बहुत ही ज़रूरी नेसेसरी सब्जेक्ट भी होगा कि मिनिमम नंबर और फ्रीक्वेंसी जो कि स्टिपुलेटेड होगा यानी कि लिखा हुआ होगा अपने एग्रीमेंट में बाय द बोर्ड और प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ और अथॉरिटी। ठीक है, ये समझ आया? आप इसमें ये लिखेंगे। नेक्स्ट, कोरम क्या है CSR मीटिंग का? तो अगर लॉ साइलेंट है विद रिस्पेक्ट टू कोरम ऑफ कमिटी बट एज पर सेक्रेटरी बिल्कुल सेम है जैसे पहला वाला था, द प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी कमिटी जो एप्लीकेबल टू CSR कमिटी पे भी लागू होता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 constituted by the board is necessary to form a quorum of meetings of such committee unless otherwise stipulated in the act or articles by the board। क्लियर? जैसा पहला था वैसे एज इट इज सेम है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, कोरम के बारे में बताया। अब देखो नेक्स्ट हमारा है इसमें CSR पॉलिसी। इसमें पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है। इस पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड किया है इन्होंने? लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स विद इन द शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट which the company will undertake along the implementation of schedules and other modalities monitoring processes of these program। अब हम अपने में पढ़ लेते हैं। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा समझने की और लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये सोचो कि इसमें हमें क्या बताया है। CSR पॉलिसी क्या होता है आपका? अगर आपके देश में पॉवर्टी है तो उसको एलिवेट करने की पॉलिसी, ठीक है। प्रमोशन करना हमारा किसका? स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर। डिसएडवांटेजेस अगर कोई सोसाइटी है तो उसको प्रोटेक्ट करना, नेशनल अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी क्या है सारी पॉलिसीज। देखो अब इजी वे में आपको समझ आएगा। क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स और एलिवेट पॉवर्टी थ्रू प्रमोशन ऑफ इंटर आलिया एफॉरेस्टेशन, वाटर स्टीवर्डशिप स्टैंडर्ड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस, build capabilities for tomorrow through interventions and